नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ फजील अहमद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और खासकर जो सोशल जस्टिस की लड़ाई है, जो आरक्षण की लड़ाई है, जो संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई है, उसको लेकर काफी सजग रहे हैं। तो आप लोग सब लोग हमसे बातचीत कर सकते हैं। इस देश में आप किसी भी धर्म के हों, लेकिन एक संवैधानिक भी आपकी व्याख्या है और वो व्याख्या है SC ST OBC जनरल। SC ST OBC को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए अलग से, जिसको ज्यादातर आम भाषा में रिजर्वेशन कहते हैं। खैर, अब तो जनरल को भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, गरीबी के आधार पे 10% आरक्षण मिला है। उसमें भी हर धर्म के लोग हैं। सिख समाज में भी SC OBC और SC है। मुस्लिम समाज में OBC और ट्राइबल है, ट्राइबल कह रहा हूं, शेड्यूल ट्राइब और OBC। हिंदू समाज में SC ST OBC है। तो सवाल है कि क्या मुस्लिम समाज, जो इस देश का लगभग 20% आबादी, 15%, 21%, कब जनगणना करवा पिछली जनगणना, कौन सी जनगणना? इसके पहले कौन सी थी? 1931 की जनगणना से अभी तो मामला है। अभी आंकड़ा कहाँ जारी हुआ? 2022 से पहले। हाँ, कब हुई थी? 2011। नहीं, उसके आंकड़ा कहाँ जाता है? अलग आंकड़ा कहाँ जारी हुआ? अलग। चलिए मैं पहले खत्म कर लूं। तो सोचिए, इस देश की संवैधानिक लड़ाई है। सवाल ये है कि मैं एक वीडियो दिखाऊंगा। इस देश का जो हिंदू SC ST OBC है, वो लगातार सोशल जस्टिस आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है। मुस्लिम OBC, मुस्लिम ट्राइबल कहां है? सिख समाज की भागीदारी दिख रही है। क्रिश्चियन समाज शेड्यूल ट्राइब में आता है। बुद्धिस्ट जो है वो SC में भी आते हैं, OBC में भी आते हैं, ST में भी आते हैं। तो सवाल है कि मुस्लिम समाज के जो जागरूक लोग हैं, जो नेता हैं, एक वीडियो दिखाऊंगा। आज ओवैसी साहब का एक भाषण हो रहा था राजस्थान में, उसमें तस्वीरों पर बाबा साहेब की तस्वीर लगी है। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी के लिए आरक्षण एक मुद्दा है, OBC रिजर्वेशन एक मुद्दा है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, एक और वीडियो दिखाऊंगा। यह है अनिरुद्ध यादव। ये लगातार जाति जनगणना, OBC आरक्षण को लेकर संघर्षरत है। ये वीडियो देखिए, पिछले सालों से ये मेहनत कर रहे हैं। ये देखिए, इनको खत्म करना है, खदेड़ना है, उसका एक ही सूत्र है, इनको दान, मान और मतदान। क्या बात। एक तो ये है और दूसरा एक और वीडियो मैं दिखा दे रहा हूं। उसके बाद फजील जी से बातचीत भी करेंगे। मैं क्यों दिखा रहा हूं ये वीडियो, वो समझ लीजिए। इस तस्वीर में देखिएगा, बाबा साहब की तस्वीर आपको दिख रही होगी। अब सोचिए, आप बीजेपी का विरोध क्यों करते हैं? सवाल यह है, आप बीजेपी का विरोध क्यों करते हैं? धार्मिक वजहों से। बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है। वो हिंदू पोलराइज करती है, धर्म के आधार पर वोट लेती है। क्या मुस्लिम समाज धर्म के आधार पर उसका विरोध करता है? लेकिन हिंदू समाज जो विरोध कर रहा है बीजेपी का, वो विरोध कर रहा है सोशल जस्टिस के नाम पर, रिजर्वेशन के नाम पर। उनको लगता है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन गलत है। उनको लगता है कि SC ST OBC का जो संवैधानिक हक है वो नहीं मिल रहा है। मेरे साथ फजील साहब है। फजील साहब, पहले तो बताइए कि कितने मुस्लिम समाज में जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जिसको अशराफ कहते हैं, और कितने शेड्यूल ट्राइब और OBC हैं? क्या संख्या है? जो रिजर्वेशन की बात उठाई, रिजर्वेशन काम कहाँ आता है? नौकरियों में। जब आप नौकरी करने आएंगे, एजुकेशन में और नौकरी में, मुसलमान को नौकरी तो मिलेगी नहीं, ये मुसलमान मान चुका है। 1% भी नौकरी में नहीं है पूरे देश में, अगर आप देखिए। मैं आपको UPSC का रिजल्ट बताऊं? हाँ, इस बार का कितने IAS IPS एक बार 36 लड़के आए तो एक चैनल पे जिहाद चल गया। नहीं, वो चैनल छोड़ दीजिए, मैं रिप्रेजेंटेशन की बात कह रहा हूँ। डॉक्टर, इंजीनियर और टोटल आबादी का कितना? कैसे बढ़ेगा? इसको आपको नहीं, इसमें जाना ही नहीं है। एक चीज बताएं आपसे, आज भारतीय जनता पार्टी है, कोई नई बात नहीं है। मुसलमानों के साथ भेदभाव आजादी के बाद से ही शुरू हो गया, और इस बात को लेकर के मुसलमानों का एजुकेशन से ध्यान इसलिए हटा कि उनको नौकरी नहीं मिलनी, तो वो काम धंधा, रोजगार और टेक्निकल एजुकेशन की तरफ गए। नहीं, OBC रिजर्वेशन 1992 में आया, पूरा होने दीजिए। हाँ, बात रिजर्वेशन की नहीं है। आजादी के बाद से लगातार मुसलमानों की जो तौर तरीके, पाकिस्तान बंटने के बाद दंगे हुए, ये सब घटनाएं हुई, जिसकी वजह से मुसलमान नौकरी नहीं करेगा, मिलेगी नहीं नौकरी उसको। इसीलिए पढ़ाई से भी थोड़ा लोग मुक्त हुए
और ज्यादातर वो विदेश काम करने या टेक्निकल हैंड या कोई ना कोई टेक्निक सीख करके वो कोई ना कोई काम में लग जाते हैं। इसीलिए आपको पूरे देश में टेक्निकल हैंड आपको मुस्लिम मिलेगा, चाहे मैकेनिक हो, चाहे धोबी हो, चाहे कहीं भी आप बार नाव बनाने वाला जो भी है, सब मुसलमान आपको मिलेंगे। तो वहां पे एजुकेशन का मतलब ये था कि भाई नौकरी करना है तो समय बर्बाद नहीं करना है, बचपन से अगर काम सीखेगा तो निपुण बनेगा, तो वो काम कर लिया। फिर उसके बाद जब नौकरी नहीं मिलना है, रिजर्वेशन आया, तो रिजर्वेशन से जब नौकरी नहीं मिलना है तो उनको लगा कि ये हमारे विषय नहीं है, ये विषय हमारा नहीं है। बीजेपी से जो बात हुई वो 89 के बाद हुई, जब बाबरी मस्जिद का ताला खुला और जब मुसलमानों का जब ये नारा लगने लगा देश के अंदर कि मुसलमानों दो ही स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान, इसी देश में नारा लगा है 89 में, आपको भी याद होगा। उस वक्त मुसलमान के साथ कोई नहीं खड़ा था और मुसलमान इस देश के अंदर ओबीसी एससी एसटी के साथ खड़ा रहा हमेशा। लालू जी को चीफ मिनिस्टर बनाया, मुलायम सिंह यादव जी को चीफ मिनिस्टर बनाया, मायावती जी को चीफ मिनिस्टर बनाया, और तमाम केरल से लेकर के और तमिलनाडु तक हर जगह मुसलमानों ने गैर कांग्रेस को भी लाने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो सका ऐसा। और बीजेपी आ गई, हिंदू मुसलमान का कार्ड खेल करके जिस तरह से ये चला है गेम, बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत मुसलमानों ने, क्योंकि वो पाकिस्तान बंटने के बाद इतना दंगा झेल चुके थे कि वो आवाज सवाल करने की स्थिति में नहीं थे, और आज भी नहीं है। सवाल कहां करेंगे, पार्लियामेंट में उनकी संख्या नहीं है, उनको राजनीति आती नहीं है, करनी नहीं है, सड़क पर खड़े होकर सवाल पूछ नहीं सकते, पार्लियामेंट में उनकी उपस्थिति नहीं है, विधानसभाओं में उनको कोई पूछता नहीं, किसी भी पार्टी में संगठन में जीरो है, 1% भी किसी, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे सोशल जस्टिस की जितनी भी पार्टी, चाहे लालू जी की पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। ओबीसी मुसलमानों का, शेड्यूल कास्ट मुसलमानों का या अशरफ मुसलमानों का? सारे मुसलमान का कम है। मैं नाम गिना रहा हूं, बताइए। मीडिया में हाँ। रुबिका लियाकत कौन? नहीं मीडिया की हम बात नहीं कर रहे, मैं जो मीडिया में आ रहा हूं, नहीं मीडिया अयोध्या मीडिया में सवाल पूछने, सुन लीजिए, मीडिया हम भी जाते हैं वहां, सवाल पूछने की जगह ही नहीं, वहां सवाल पूछने कोई मतलब नहीं, पार्लियामेंट में सवाल। सुनिए भाई, उनको कोई, अच्छा सुप्रीम कोर्ट में जो जज बना, अच्छा ठीक है, आपने कहा राम मंदिर के फैसला में, अरे मैं गिना रहा हूँ सर, आप ऐसे इनकार कर रहे हैं। मैं 1000 प्रोफेसरों की लिस्ट गिना दे रहा हूँ, ड्यू, जेएनयू और एएनयू जामिया से जो मेरे दोस्त हैं, 1000 प्रोफेसर। आबादी कितना है? तो मैं आप तो, मैं वही तो, आबादी मुसलमान, मैं वही 1000 तो कुछ भी नहीं है, 1% भी तो नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ सर कि ओबीसी मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कम है, शेड्यूल ट्राइब मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कम है, या अशराफ मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कम है? देखिए, तो फिर आपको तो ओबीसी रिजर्वेशन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। देखिए, ये तो जब मंडल कमीशन लागू हुआ, हाँ। उसमें मुसलमान को भी रिजर्वेशन मिला, हाँ। उसके पहले तो नहीं मिलता था। तो मेरा सवाल वहीं से शुरू होता है, इस देश के तमाम ओबीसी को वहीं से आरक्षण मिला है। जो इस देश का 60% ओबीसी है, चाहे वो सिख धर्म में हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म में हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो हिंदू हो, सबको 92 से बाद ही मिला है। ठीक है। तो आज के डेट में मैं वही कह रहा हूं, जो अशराफ, जो सवर्ण मुसलमान है, वो रुबिका लियाकत भी हैं, वो रोमाना खान भी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में जज भी हैं, वो हाई कोर्ट में जज भी हैं। अरे सर, इस देश में सब ओवर रिप्रेजेंटेशन। ऐसे तो ईसाई और पारसी जो हमारे सिख कम्युनिटी के लोग भी हैं, जो बहुत कम है देश में। वही तो कह रहा हूँ, ऐसे मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़ेगा? क्या उनको आरक्षण उनके लिए मुद्दा है या नहीं है? बस मैं इतना जानना चाह रहा हूं। आरक्षण, देखिए, आरक्षण मुद्दा इसलिए मैंने पहले ही साफ कह दिया था, आरक्षण मुसलमान का मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि उसे नौकरी मिलेगी नहीं, ना करने या ना उसके चक्कर में पड़ा रहे। कुछ % लोग अब पढ़ लिख करके नौकरी के चक्कर में पड़ रहे हैं, जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, उनका प्रोफेसर का बेटा क्या करेगा? तो क्या है मुस्लिम समाज के लिए राजनीतिक मुद्दा? जब आरक्षण नहीं है, पढ़ाई नहीं है, तो क्या है मुद्दा? देखिए, आज की डेट में सामाजिक न्याय में मुसलमान की सुरक्षा, ये हम नहीं कह रहे। जब से देश आजाद हुआ तब से हर पार्टी यही बात कहती है कि हम तुम्हारी सुरक्षा करते हैं, चाहे वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी हो, चाहे लालू जी हो, चाहे कोई भी पार्टी जो मुसलमानों का वोट लेती है। अरे भाई, तो ये असुरक्षित किसने किया देश में मुसलमानों को? मान ली बीजेपी तो अभी आई 14 के बाद फुल फ्लैश, इसके पहले तो हल्की हल्की आती थी। सवाल इस बात का है कि मुसलमानों को आप सुरक्षा दे रहे हैं, तो असुरक्षित किसने किया जिससे आपको सुरक्षा देनी पड़ रही है? क्या बाबा साहब का संविधान हमको नहीं सुरक्षा देता है? आज 14 के बाद जिस तरह से मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं, आज मुसलमान बाबा साहब को मान रहा है, बाबा साहब का हर नेता नाम लेता है, मुसलमान नेता भी नाम लेता है। आज उसको समझ में आ रहा है कि बाबा साहब कितने इंटेलेक्चुअल थे उस जमाने में, उन्होंने वो सारी बातें सोच ली थी जो आज हो रहा है। इसलिए ऐसा संविधान बनाया कि कोई संविधान की काट नहीं इन लोग के पास। बीजेपी की सरकार में जरूर है, ये बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बाबा साहब का संविधान ऐसा है कि उनको करने नहीं दे रहा है। तो आज इज्जत समझ में आ रही है कि बाबा साहब
सबसे ज्यादा अगर कोई बात थी, उन्होंने कहा इंडिया, आज हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। बाबा साहब ने कहा कि उस समय कहा कि इंडिया के आगे भारत लिख दिया हिंदी में, सारी किताब अंग्रेजी में। क्यों लिख दिया? उन्होंने कहा कि कल को ये हिंदुस्तान कहेंगे और बाद में कहेंगे कि हिंदू का स्थान है। इसलिए मैं कह के जा रहा हूं कि भारत ही इंडिया का हिंदी रूपांतर भारत। तो मुसलमानों की लड़ाई धार्मिक लड़ाई नहीं, कोई धार्मिक लड़ाई नहीं सर, जीने की लड़ाई है इस देश के अंदर, जीने की लड़ाई है। आप देख रहे हैं मुसलमान के लिए, आप समाज, हम राजनीति करते हैं, हमको आप समझते हैं कि किस तरह। एक बात बताइए, इस देश में सांप्रदायिक दंगे का कितना पुराना इतिहास है? अच्छा, मैं एक बात नहीं, सुनिए 1947 से शुरू कर रहे हैं। नहीं, मुझे बताइए सांप्रदायिक दंगों का इतिहास कब का है? 1947 के बाद से शुरू हुआ। नहीं, 1920 से मान लेते हैं। चलिए 1920 नहीं, तो अंग्रेजों की बात छोड़ दीजिए, वो नहीं, लोग तो लड़ाते ही थे। हाँ, जातिगत अत्याचार का इतिहास कब से है? जातिगत अत्याचार तो कई सौ साल का है, कई सौ साल का है वो तो पहली लड़ाई कौन सी होनी चाहिए, जातीय अत्याचार का या धार्मिक उन्माद का? नहीं, देखिए, धार्मिक उन्माद, कहीं धर्म की बात नहीं है। मुसलमान इस देश के अंदर धर्म की बात करता है। मस्जिद जब से नवाज, अरे सर, आप दोनों बात आप ही बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं इस देश में जातीय हिंसा, मैं कह रहा हूं इस देश के 90% मुसलमान जब ओबीसी कैटेगरी में, शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी में है, इसका आधार क्या है? 100% मुसलमान क्यों नहीं ओबीसी में है? आप नहीं जवाब देना चाहे तो मत दीजिए, आप मुझे बताइए कि क्या मुसलमान, नहीं समझ पा रहा हूं मैं सवाल ये कर रहा हूं सर कि जो ओबीसी का ओबीसी जो मुस्लिम है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब मुस्लिम है, उसका आधार क्या है? जो लोग कन्वर्जन हुआ हमारे यहाँ, जो जिस समाज से कन्वर्ट होकर मुस्लिम आया, अगर ओबीसी से कन्वर्ट हुआ तो ओबीसी में आ गया, फॉरवर्ड से कन्वर्ट हुआ तो फॉरवर्ड में आ गया, शेड्यूल कास्ट से कन्वर्ट हुआ तो शेड्यूल कास्ट में आ गया। वहां जो तौर शेड्यूल कास्ट में नहीं है मुसलमान, शेड्यूल ट्राइब है। शेड्यूल ट्राइब है। नहीं, हमारे हालात खोर है नहीं, अभी रिजर्व जो संवैधानिक व्यवस्था है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, जो संविधान में उनको जो अधिकार मिल रहा है। तो क्या आपको लगता है फजील अहमद की पढ़ाई लिखाई नौकरी ये मुसलमानों के मुद्दे नहीं है अभी फिलहाल? अब तो पढ़ाई लिखाई मुद्दा हो रहा है ना, अभी तो परिवर्तन हुआ। क्या राय, आप मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी भी करते हैं, आप मिलते भी हैं, आरक्षण को लेकर क्या प्रतिक्रिया उन लोगों की? नहीं, मैंने आपसे कहा कि आरक्षण पर वहां कोई चर्चा नहीं होती, कोई चर्चा ही नहीं है, कोई चर्चा नहीं। तो सुन लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फजील अहमद कह रहे हैं कि इस देश के 20% आबादी, जिसका 90% हिस्सा रिजर्व कैटेगरी में है, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी में, वह आरक्षण की कोई चर्चा ही नहीं है। वो आरक्षण की लड़ाई को लड़ना ही नहीं चाहते हैं, चाहे वो जाति जनगणना हो। अच्छा, बताइए, जो ओबीसी रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, क्या जो मुसलमान अनरिजर्व कैटेगरी में है, उनकी क्या राय है उस आरक्षण पर? क्योंकि उनको तो 10% मिल रहा है ना, जो अनरिजर्व कैटेगरी के मुसलमान आम में मिला है। अरे उनको तो मिलने लगा। जैसे हिंदुओं में जनरल कैटेगरी के लोग विरोध करते हैं रिजर्वेशन का, रिजर्वेशन जो है ना, एक राजनीतिक मुद्दा तो मान लीजिए आप, ये एक इससे किसी का भलाई नहीं हुआ है। कितना का बोलिए ना, दलित को कितना को नौकरी दे? अरे सर, क्या बात, सुनिए ना सर, सुनिए, कम से कम कुछ सामाजिक अध्ययन तो हमसे करने दीजिए, हमारी पीएचडी हो रही है इसी। हाँ, ठीक है। इस देश में जो 15-16% आबादी से 20% आबादी है शेड्यूल कास्ट का, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की हालत शेड्यूल कास्ट से भी नीचे चली गई है। इस देश में 12% से लेकर 5% तो अपर क्लास और 12% एक मिडिल क्लास नौकरी से मिला है शेड्यूल कास्ट कमेटी में। उसको जो भी मिला है वो बाबा साहब के संविधान और रिजर्वेशन से मिला है, क्योंकि वो उनकी लड़ाई लड़ रहा है। अब आगे सुनिए सर, ओबीसी को जो भी मिला है 1992 के बाद, SC ST OBC, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन था, ओबीसी के बच्चे IIT IIM BHU JNU, यहां तक कि आपके AMU में भी जाने लगे हैं, तो ड्यू टू रिजर्वेशन। शुक्रिया BP सिंह, ठीक है, शुक्रिया अर्जुन सिंह, फायदा हुआ ना समाज SC ST OBC को। तो मैं लेकिन कितने %, बात मेरी समझिए, पूरे इंटायर कंट्री के जो भी पूरी जनसंख्या है, सब पर विचार करना कितने एक बताइए, 85 कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, 85 कैबिनेट सेक्रेटरी है पूरे भारत में। प्रधानमंत्री पीएम ऑफिस में 85 कैबिनेट सेक्रेटरी है, उसमें 1% भी SC ST OBC, उसमें जब आएगा, मैं पूछना चाह रहा, अरे वही मैं बताना चाह रहा हूं, जब आप IAS ही नहीं बनेंगे तो आप कैबिनेट सेक्रेटरी कैसे? जो IAS है वो कहां बन पा रहा है? कैसे? कोई कैबिनेट सेक्रेटरी तो एक ही होता है, बाकी अरे मैं सेक्रेटरी बता रहा हूँ, 85 सेक्रेटरी है टोटल। तो 85 में कैट OBC SC ST के, ये बताइए। तो वो उसी की लड़ाई है। में सुन तो आरक्षण में प्रमोशन का DM सुन लीजिए,
आप प्रमोशन में सर आरक्षण का मसला- प्रमोशन में जो ऊपर बैठा है उसकी कैरेक्टर इतना खराब कर देगा कि वो आगे जा ही नहीं सकता। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन धर्म है या संवैधानिक अधिकार अच्छा है? एक बात बताइए, राजनीतिक तौर से जो लोग पावर में है, SC ST OBC भी पावर में है ना, माइनॉरिटी नहीं है नहीं माइनॉरिटी नहीं है, इस माइनॉरिटी देश में। मुसलमान मुख्यमंत्री अभी कौन रहा है? अरे वो कांग्रेस के दो इस देश मुख्यमंत्री इस बना देश दिया का उससे पहला मतलब शिक्षा इस देश का पहला शिक्षा मंत्री कौन है? कोई आप मुसलमान इतना भी ऐसे मत नहीं बोलिए। नहीं पॉलिटिक्स में मुसलमान नहीं है। अरे बीजेपी में नहीं हो अरे सकता। सर सुन तो लीजिए आप पूरा। अच्छा। अब गोदी मीडिया जैसे आप बोलने लगे। अच्छा, हम गोदी मीडिया हो। अब ऐसे मत बात पूरा होने दीजिए, यही मतलब मतलब अब गोदी मीडिया बात नहीं करना। या आप तो ऐसे करें तो मुसलमान का पॉलिटिकल हम पूरा तो रिप्रेजेंटेशन सुन नहीं ले, है। पूरा क्लियर तो होने दीजिए। मैं तो यही कह रहा हूँ कि एक दलित जो है कांग्रेस के अंदर सांसद बन गया, 5 बार का सांसद है, वो क्या आप ही बोलते हैं ना सामाजिक न्याय मंत्री, क्या रक्षा मंत्री नहीं बनेगा, केंद्र मंत्री नहीं बनेगा? नहीं, वो परिभाषाएं टूट रही है। वो परिभाषा अब न टूट रही है और हाँ। अभी भी टूटी नहीं है। तो क्योंकि इसलिए आप टूट बता रही है दीजिए, कि वो लोग इस अपने भारतीय संविधान- जनता पार्टी की सरकार में OBC SC ST के कितने मंत्री हैं? और सुन लीजिए, 27 OBC का अच्छा मंत्री वो हैं। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, राष्ट्रपति आप चिल्ला चुनाव रहे हैं, है। हम चिल्ला रहे हैं, हाँ। आप जाति जनगणना के लिए आप और हम चिल्ला रहे हैं ना। हाँ। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। मुस्लिम समाज सुन का लीजिए। मुद्दा नहीं है, अरे मुझे सुनिए, इसको में बताइए। मुसलमान का मुद्दा क्यों से है? वो तो जाति जनगणना में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मुसलमान आ ही रहा है, इसलिए मुसलमान को अरे सर, जाति जनगणना धर्म की गिनती तो करा ही नहीं है बीजेपी। मैं जाति जनगणना बता रहा जाति हूं। जनगणना कास्ट मुसलमान सेंसस। सुनिए, कास्ट सेंसेक्स में मुसलमान का भी फिर अलग कॉलम बनाना पड़ेगा ना। नहीं, सुनिए सर, जात ओबीसी की देखिए, हाँ। जब आंकड़े जारी होंगे ना, हाँ। शेड्यूल कास्ट की संख्या कितनी है, ओबीसी की कास्ट सेंसस का मतलब धर्म नहीं गिनना है। धर्म की गिनती तो हर साल हो गई। होती है, हर जनगणना में होती है। मेरा सवाल इतना है कि क्या मुस्लिम समाज के लिए आरक्षण मुद्दा है या नहीं? बस देखिए, मैंने आपको कहा कि मुसलमान के लिए आरक्षण कोई मुद्दा नहीं है। क्यों क्यों मुद्दा नहीं है कि अरे OBC में भी आप पूरा देख लीजिए तो कई परसेंट, 1% मतलब माल महाराज का मिर्जा खेले होली, नहीं। मतलब लड़ाई लड़ रहा है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब तो हम ओबीसी। साथ है ना उसके, हम तो साथ जा ही रहे। नहीं, आपके अरे साथ कांग्रेस मुस्लिम सुन समाज के लिए मुद्दा ही नहीं है। अगर अखिलेश यादव कोई धरना लगाते हैं, चाहे लालू जी धरना लगाते हैं जाति जनगणना के लिए, तो मुसलमान नहीं जाता उसमें। मैं एक बार बता दूं, ओवैसी ने जो MIM के प्रमुख है, उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया है तालीम पर, और वो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। आजम खान, भले वो अशराफ है, नहीं, तालीम पर हो रहा है। रुक जाएंगे सर। आजम खान इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाई है। मौलाना मदनी ने अभी रामलीला मैदान में कहा है कि हम आदम और मनु दोनों एक ही हैं, उस पर भी आएंगे। तो मैं इस डिबेट को ही खत्म कर रहा हूं। मैं मान लेता हूं कि मुस्लिम समाज के लिए रिजर्वेशन कोई मुद्दा नहीं है। उनका रिजर्वेशन रहे या खत्म हो जाए, उनको फर्क नहीं पड़ता है। अभी के स्थिति में अभी क्या मुद्दा है उनके लिए? अभी उनके लिए मुद्दा है सामाजिक, उनका सिक्योरिटी। सबसे बड़ा मुसलमानों में जो डर बैठ गया ना। कौन डरा रहा है? अरे सुनिए ना, अरे हम तो कर 47 लेके आज तक डरवाते जो चला आएगा। क्यों मुसलमान नौकरी छोड़ दिया, नौकरी में जाना छोड़ दिया, पढ़ना छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? निरस्ता है, क्योंकि उसको पता है कि इसका रिजल्ट 0 निकल। तो आपके नेता क्या अरे कर रहे हैं? कौन मुसलमान, आप बोलिए ना, समाजवादी पार्टी, RJD, कांग्रेस पार्टी, सब मुसलमान की हमदर्द पार्टी है ना। संगठन में क्या % लोग मुसलमान रखे और कई % नौकरियों में इनको। तो मुसलमान, अरे समाजवादी पार्टी की सरकार में भर्ती हुई पुलिस की, कई मुसलमान भर्ती बीजेपी अच्छा रिप्रेजेंटेशन दे रही है। सर वो छोड़ दीजिए, बीजेपी को तो हमारी दुश्मन पार्टी है, हम तो उसको उम्मीदें नहीं करते। अरे मैं कह रहा हूँ बीजेपी, हम कह रहे हैं कि 400 भर्ती हुई, उसमें 4 मुसलमान, 10 मुसलमान, कई % आप लिए? कुछ तो क्राइटेरिया, कुछ तो मुसलमान होंगे ना। अब जब 20,000 भर्ती में और 1 मुसलमान, 2 मुसलमान, 5 मुसलमान हो रहे हैं, तो वो तो अपने आप ही हो जाते हैं। उसके लिए मुसलमान जा करके लाइन में खड़ा, उसको पता है कि हमारा कहीं नंबर आना नहीं है, कोई हमारा कोई मिनिस्टर नहीं है, हमारा कोई रिश्तेदार सोशल साइंस बहुत कमजोर है। मुझे लगता है आप सोशल- यूपीएससी के आंकड़ा नहीं देख रहे हैं। नहीं, हम देख रहे हैं। आपको पता है कॉलेज में इनरोलमेंट कितना हो? सुनिए सर, पूरा कम्युनिटी के हिसाब से आप 10-20 मत देखिए। आप 10 हो गया तो उससे बहुत, 10 कोई ज्यादा नहीं है। हम बोले 2000 की भर्ती किया आपने, उसमें 20 मुसलमान कर लिए तो बहुत एहसान कर दिए कि 20 मुसलमान कर दिए। 21% की आबादी में जब 2000 आप भर्ती किए, 2000 आदमी को आपको पता है उसमें कई % मुसलमान को आपको लिया? पता है ओबीसी रिजर्वेशन जब नहीं था तो सारे के सारे अशराफ अच्छा, मुसलमान का एक बात रिप्रेजेंटेशन सोचिए, था। कभी आपका नाम देख करके आपको लिस्ट से बाहर किया गया है? किस में? किसी भी नौकरी में? बिल्कुल किया, इंटरव्यू में नंबर हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ है, हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ है। तो आपकी लड़ाई क्या है साहब? फजील अहमद, जाओ यहां से, एडमिशन नहीं मिलता है, पढ़ाई लिखाई में अध्यापक भी तिरस्कार करते हैं। कौन करता है?
बता तो रहे कि जो सवर्ण लोग हर जगह बैठे हुए हैं, कौन करता है? अध्यापक जो हमारा पढ़ रहा है वो भी हमारा SC ST OBC आपके साथ भेदभाव करता है? ST ST OBC नहीं करता है। कौन करता है? अभी उस लेवल पे ST ST कहाँ गया पहुंचा अभी तक। अभी अध्यापक किसी इंटर कॉलेज में जब हम लोग पढ़ते थे, अब ना आया है। हम लोग जब पढ़ते थे SC ST OBC एक टीचर नहीं था हमारे स्कूल में। अच्छा एक बताइए, चलिए मान लीजिए सबके बाद आज जो स्थिति है उसमें जो मुसलमान का जो भी रिप्रेजेंटेशन है मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में, वो ओबीसी मुसलमान है, ST मुसलमान है या जनरल वाला? सब मिले। जब तो रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग लोग आ रहे हैं ना, ओबीसी SC ST ज्यादा आएंगे, सवर्ण तो कम आते हैं। जो रिजर्वेशन मिल रहा है उससे ना लोग मुसलमान आ रहा है। मुसलमान आप कह रहे हैं कि रिजर्वेशन कोई मुद्दा ही नहीं सर, है। रिजर्वेशन मुद्दा, मैं समझिए मेरी बात समझिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन जितना होना चाहिए उनका नहीं है। वो तो लोग पढ़ लिख नहीं रहे। SC ST OBC का देखिए जब अंग्रेजों के जमाने में यहाँ जो ओवर रिप्रेजेंटेशन है वो ब्राह्मण समाज का है सब जगह, इससे जाति जनगणना की मांग हो रही है। मेरी बात सुनिए, 77 से पहले भी मुसलमान जज बनते थे, मुसलमान IAS बनते थे। कौन मुसलमान? नहीं नाम बताइए। नहीं ओबीसी भी बनते थे, ऐसी बात नहीं है। मेरे यहाँ एक IPS थे, ओबीसी मुसलमान भी बने हैं और सवर्ण मुसलमान भी बने हैं और बहुत गरीब घर के लड़के भी बने हैं। मतलब आरक्षण कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। एक दो बन गए उससे तो होगा नहीं। जब क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ शाहिद हॉकी के खिलाड़ी निकले बनारस में, आधा बनारस के मुसलमान शाहिद बनने के चक्कर में हॉकी खेलने लगे। जब पढ़ा लिखा आदमी जब देखता है कि इतना पढ़ करके कुछ नहीं बने तो हम क्या बनेंगे। तो क्या है मुसलमानों के लिए मुद्दा क्या है? देखिए इस समय राजनीतिक रूप से जो बहुत कमजोर मुसलमान अपने को महसूस कर रहा है, जहां उसकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं, ये बहुत बड़ा है। क्योंकि RJD, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस तो अपने ही ED CBI के चक्कर में लोग फंसे पड़े हैं। ये तो अपनी सवाल नहीं उठा पा रहे हैं। तो बीजेपी ज्यादा बेहतर है। अरे बीजेपी की तो अब बेहतर हो या ना हो, हमको तो सरकार है तो उनकी तो माननी पड़ेगी ना। वो जो भी करेंगे आप सोचिए, अभी वहां हत्या हो गई, तो मुसलमानों के साथ मुसलमानों को जाना चाहिए ना बीजेपी। नासिर और जुनैद की हत्या हो गई, दोनों को बीजेपी हरियाणा में बचा रही है और राजस्थान में कांग्रेस बचा रही है हत्यारों को। कहां जाएगा मुसलमान, बोलिए ना। हरियाणा में, हरियाणा स्टेट बीजेपी की सरकार है, वहां पे वो बचा रहे हैं उनको हत्यारों को, और वहां राजस्थान में कांग्रेस बचा रही है। एक बात बताइए, लिंचिंग जो है वो मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है या पसमानदा मुसलमान, ओबीसी मुसलमान, शेड्यूल ट्राइब मुसलमान की लिंचिंग हो रही है? ज्यादा किसकी हो रही है? जैसे हिंदुओं में सबसे ज्यादा सांप्रदायिक में इस्तेमाल SC ST OBC। वो ये नहीं पूछते हैं, आप वीडियो देखिए, वो ये नहीं पूछते हैं कि तुम ओबीसी मुसलमान हो कि SC मुसलमान हो कि फॉरवर्ड मुसलमान हो। सिर्फ मुसलमान नाम पूछ के, नहीं वो तो नाम पूछ के मारते हैं बस। हाँ, वो तो आप वीडियो देखिए उनका, सिर्फ नाम पूछते हैं, वारिस, हाँ भाई वारिस को चल गए। आप वीडियो देखिए ना, वही थोड़े पूछ रहे कि ओबीसी मुसलमान हो कि SC मुसलमान हो कि हम पसमंदा मुसलमान हो। और सब ओबीसी के लड़कों को बजरंग दल वाले भर्ती कर रखे हैं। अच्छा, यहाँ पूछ के भर्ती करते हैं कि ओबीसी को लाना है भैया, उसको बिल्कुल पूछ के वही जाते हैं, दूसरा कौन जाए, गरीब है ना। ये इधर वाला बिल्कुल आप सोच लीजिए। पहलू की जो हत्या हुई उसमें भी 8 लोग 12 लोग थे, उसमें भी वही ओबीसी के लोग थे। और जुनैद की हत्या उसमें भी ओबीसी के लोग थे। तो क्या कहा जाए, बोलिए। नहीं, मरने वाला किस कैटेगरी का है? मरने वाला चाहे मुसलमान होना चाहिए, किसी की जात नहीं पूछी जाती, लेकिन वो लोग जात बताते हैं अपनी। कौन? जो मारने वाले कैसे बताते हैं? कैसे उनको भर्ती इसीलिए किया जाता है। जितने लोग आप पढ़े, आज देख जितनी हरियाणा और राजस्थान में ज्यादा लिंचिंग हुई, बिहार में भी हुई। बिहार में भी ओबीसी SC ST तो मतलब मुसलमानों का दुश्मन हिंदू SC ST OBC है? नहीं, दुश्मन नहीं है, उनको इस्तेमाल किया जाता है मुसलमानों की। कोई सवाल नहीं आता है लिंचिंग करने में, कोई नहीं, लेकिन वो बौद्धिक तरीके से काम करता है। ये बात ओबीसी चूंकि गरीब है, उसको मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। अभी आप अच्छा, मुसलमानों के धार्मिक आयोजन में किसकी संख्या ज्यादा होती है? अशराफ मुसलमानों की या ओबीसी SC मुसलमानों? सबकी होती है। उस कार्यक्रम में ये सब कोई कितने मुसलमानों की संख्या ओबीसी और SC मुसलमान कितनी? मुसलमान तकरीर करते हैं मौलाना, वो SC हो ST हो, उनकी तकरीर सब सुनते हैं बैठ के। इमाम नमाज वो पढ़ा सकते हैं अगर वो जानते हैं तो। और पीछे सब नमाज जो बड़े बड़े इदारे हैं उसमें कौन लोग, ओबीसी वाले मुस्लिम से या शेड्यूल ट्राइब? हर तरह के लोग हैं। नहीं, आप करा दीजिए। अच्छा, मैं कही तो मैं एक आदमी को लाइन अप पर ले लेता। नहीं, सुन लीजिए। नहीं, ऐसा है कि हमारे यहाँ जो आलिम का मदरसे के बच्चे, आपको एक चीज बता, मतलब आप मानते हैं ना कि मुसलमानों में जातिवाद नहीं है? जातिवाद नहीं है, जैसे अनटचेबल नहीं है, छुआछूत। मैंने जातिवाद है, हमारे यहाँ शादी ब्याह भी होती है। अरे सुनिए ना, पहले वो इससे मत हो जाइए।
रिलीजियस अनटचेबिलिटी नहीं है, मतलब आप शेड्यूल कास्ट में नहीं है ना, आप ओबीसी में हैं, मतलब सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन है मुसलमानों का। नहीं, उसको हम इस तरह से बांट सकते हैं, मुसलमान के अंदर 2 वर्ग है, एक जमींदार वर्ग, एक काश्तकार वर्ग, तीसरा कोई नहीं। तो जो जमींदार वर्ग है, कैसे जमीन का बंटवारा हुआ? उसको अब वो तो सरकार मैं बता रहा हूँ ना, हिंदू धर्म में, अरे सुन लीजिए सर, इतना छुई मत बताइए। हिंदू धर्म में जाति के आधार पर पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, इसलिए जो SC ST OBC है वो एजुकेशनल। मुसलमानों का ऐसा कभी नहीं हुआ। तो फिर आप कैसे OBC हो? जो भी बच्चा कुरान में जाके मदरसे में जाके पढ़ रहा है, वो सीधे जब 2-3 साल का होता है उसको प्राइमरी मदरसे में नहीं, तो फिर आपको OBC रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए। जब आपके एजुकेशनल बैकवर्डनेस ही नहीं है, आपको पढ़ने से नहीं रोका गया, जब आपका सामाजिक पिछड़ापन नहीं है, तो आपको तो रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए। स्कूल नहीं मिला ना, स्कूल तो नहीं मिला ना, सबको नहीं मिला, हम लोग भी नहीं मिला। क्या स्कूल में नहीं मिला ना, मदरसे में पढ़े सब लोग। अच्छा, स्कूल सरकार ने स्कूल में कौन जाने से मना किया? नहीं, सरकार में नहीं, स्कूल में जाने किसी को, आपको भी नहीं कोई मना किया था। SC ST क्या स्कूल आप SC ST को स्कूल जाने से नहीं मना किया? आजादी के बाद के भारत की बात कर रहा हूँ, आजादी के बाद के भारत नहीं, मैं ये नहीं मान सकता। मेरे साथ सब पढ़ने वाले लोग थे, वो लोग भी पढ़ना चाहते हैं, वो स्कूल में। अरे भाई, आप तो पूरे के पूरे व्यवस्था को पलट रहे हो। ये 2000 सालों से 2000 साल से होगा, लेकिन जैसे जैसे देश आगे बढ़ा और स्कूल खुले, तो स्कूलों में एडमिशन के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हुआ है। अरे UPSC के इंटरव्यू में, UPSC को छोड़िए ना, हम बेसिक एजुकेशन जब इंटर पास करेगा, क्यों बंद होने लगे? BA पास करेगा तब। तो मतलब SC ST जो है, आप सोच लीजिए क्या बोल रहे हैं। SC ST OBC के लोग जो हैं, उनके पिछड़ेपन का कारण वो खुद है। नहीं, ये हम नहीं करे, खुद है तो सरकार उनको। अरे जब भेदभाव ही नहीं हुआ आपके साथ, मुसलमानों के साथ जब भेदभाव ही नहीं है, न उनके अंदर है न बाहर है, तो फिर आपको रिजर्वेशन क्यों चाहिए? मेरी बात सुनिए। नहीं, आप अच्छा खेल रहे हैं, आप खेलिए। बिल्कुल, मुसलमान इसलिए रिजर्वेशन के लिए लड़ाई नहीं लड़ता है। नहीं, मुझे लड़ाई छोड़ दीजिए, मत लड़िए, पर्सनल जाके नहीं संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जब इस देश के OBC SC ST कोई भी मुहाज लगाते हैं, तो मुसलमान जाता है कि नहीं जाता उसमें? नहीं, फिर आप अलग मत ले जाइए। मुझे ये बताइए कि जब आपके यहाँ जाति है ही नहीं, आप मुसलमान को अलग से रिजर्वेशन देना चाहते हैं? देंगे अलग से? अरे पहले मेरी बात तो सुन लीजिए सर। अलग से बहुत सी बात। समाजवादी मुलायम सिंह यादव जी ने 1993 में जब आए थे, तब से उन्होंने वादा किया था कि हम मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन, लेकिन धर्म के आधार पर कभी इस देश में रिजर्वेशन नहीं हो सकता। धर्म के आधार पर बोल ही नहीं रहा हूं। इसीलिए सुन लीजिए, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं लागू हुआ, कभी हो नहीं सकता। इसलिए कोई पार्टियां नहीं देती है, वादा करती है चुनाव में, मुसलमानों के बाद में नहीं देती। मुसलमानों को जो रिजर्वेशन है शेड्यूल ट्राइब और OBC में, वो धर्म के आधार पे है या पिछड़ेपन के आधार पे? पिछड़ेपन के आधार पे। वो पिछड़ेपन कैसे आया? पिछड़ापन इसे आया कि उनके पास जो व्यवस्था, खाना पीना, जमीन जायदाद नहीं थी, वो पढ़ाने के लिए नहीं थी कि वो बाकी अफराद जमींदारी मुसलमानों के पास जमीन। आप सुन लीजिए, SC ST के पास आज इंदिरा आवास योजना मिल जाए ना, तो जमीन नहीं है घर बनाने को। अरे वो पढ़ेगा कि पढ़ेगा कि पेट पालेगा? अरे तो मैं उसकी वजह बता रहा हूँ। इस देश के SC ST OBC को धार्मिक रूप से पढ़ने लिखने की पाबंदी थी, मनुस्मृति में लिखा हुआ है। ठीक है, मनुस्मृति आजादी के बाद जब संविधान लागू हो गया, तब तो मनुस्मृति नहीं लागू। सुनिए ना, संविधान लागू होने के बाद क्या हुआ? जो लोग संविधान लागू, अब बताइए, संविधान जब लागू है तो आपको क्यों जान का खतरा है? किससे खतरा है? इसलिए खतरा है कि वो जो थानेदार बैठा है, वो लोकल गवर्नमेंट के अब विधायक से, सांसद से गवर्न हो रहा है, उनको मुसलमान के खिलाफ पॉलिटिक्स करनी। तो उसी तरह से सुनिए ना, जो संविधान चलाने वाले लोग हैं ना, वो जाति विशेष के लोग बैठे हुए, इसीलिए SC ST OBC को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसीलिए तो हम। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, अभी आप बताइए कि अगर मुसलमानों में एजुकेशनल बैकवर्डनेस नहीं है, सामाजिक पिछड़ापन नहीं है, तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। आप दोबारा सुनिए, आप भी गलत जा रहे हैं। पिछड़ापन किसकी वजह से है? बात समझिए, जिसके पास संसाधन नहीं है, वो खाना कमाएगा कि पढ़ेगा बेटा? अरे भाई, संसाधन क्यों नहीं है? इसकी वजह क्या है? इसलिए नहीं हुआ कि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1952 में कानून बना, पर बन नहीं पाया। सिर्फ बातें हुई, पार्लियामेंट में बिल आया, पास नहीं हुआ। 2-4 साल उसमें बात चलती रही, उसके बाद उसको दे दिया गया राज्य सरकार। देखिए भैया, हम नहीं कह रहे हैं, फजील अहमद कह रहे हैं सुन तो लीजिए कि मुस्लिम समाज में न सामाजिक पिछड़ापन है, न जातीय भेदभाव है, न उनका शैक्षणिक पिछड़ापन है। मतलब उनको रिजर्वेशन के किसी भी क्राइटेरिया पर वो फिट नहीं बैठते हैं। नहीं, हम ये नहीं, क्योंकि सुन लीजिए सर, नहीं फंसा नहीं रहा हूं। मेरी बात सुनिए, मैं संविधान की बात कर रहा हूं। सुनिए, भारत का संविधान में, सुनिए, भारत के संविधान में 3 ही क्राइटेरिया आरक्षण के, अब चौथा लागू हुआ है। पहले 3 क्राइटेरिया था अनटचेबिलिटी, जिनके साथ छुआछूत हुआ
जिनको शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन मिला। दूसरा क्राइटेरिया 1992 मंडल कमीशन ने लागू किया, बीपी मंडल साहब ने, उसमें था एजुकेशनल बैकवर्डनेस, सोशल बैकवर्डनेस। इन दोनों की वजह हिंदू समाज में वही है, भेदभाव। मुस्लिम समाज में न तो एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, न सोशल बैकवर्डनेस है, न जातीय भेदभाव है, तो वो रिजर्वेशन, रिजर्व कैटेगरी तो रिजर्व ही नहीं करते, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हाँ, अब गरीबी के आधार पर जो आरक्षण मिला है, मुझे लगता है मुस्लिम समाज को गरीबी वाले आरक्षण में डाला जा सकता है, क्योंकि आरक्षण जो है वो गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, वो भागीदारी का सवाल था। तो अब गरीबी के आधार पर जब आरक्षण संवैधानिक व्यवस्था हो गई है, तो मुस्लिम समाज को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में फजील अहमद के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। नहीं, ये हम नहीं कह रहे। लीजिए, अरे आरक्षण का आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे। हम ये कह रहे हैं कि आरक्षण के लिए आरक्षण का नौकरी क्या है? मुसलमान, अरे मुसलमान नौकरी करे चाहे जहां भी रहे। नहीं नौकरी करेगा तो आरक्षण का क्या मतलब है? अगर उसको नहीं हमको कंपटीशन देना है, हमको नौकरी में नहीं जाना है, तो हमारे लिए आरक्षण किस काम का? मैं वही तो कह रहा हूँ। दलित में, पिछड़ा में आबादी इस देश की मतलब 100 करोड़ है, तो उसमें 70 करोड़ तो ओबीसी, एससी, एसटी लोग है ना। तो 70 करोड़ को आप कितना लोग को नौकरी देंगे? 1 लाख, मैंने 1 करोड़ भी नहीं है। सुनिए ना सर, तो आरक्षण के सवाल पर आप पूरे समाज को कैसे अंधकार में एक दीपक रोशनी दे रहा है, हम उससे गर्म हो रहा है? ये तो बात ठीक नहीं ना। मैं बता रहा हूँ ना सर, कलेक्टर जो बनेगा, जिला की आबादी जितनी होगी ना, उसको तो सारे दलित का भला हो जाएगा एक कलेक्टर से। बता तो उसके घर में खाना पहुंचा। पूरी बात तो सुनिए सर, पूरी बात ही नहीं बोलने दे रहे हैं। बोलिए। इस देश में 625 जिले हैं, कलेक्टर तो 625 ही होगा ना। अब 625 में किसकी कितनी संख्या है ना, उससे देश की पॉलिसी तय होगी। पॉलिसी कलेक्टर तय करता है। बिल्कुल, सुन तो लीजिए आगे। सेक्रेटरीट अरे इम्प्लीमेंट, सुन तो उसी में क्यों करना है जी? वो कह देगा कि इसको नौकरी से नहीं रखना है, तो सवाल की पॉइंट पर आप चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, आप छोड़ दीजिए सेक्रेटरी। अरे चीफ मिनिस्टर रहे। बहन जी सुन लीजिए, बहन जी चीफ मिनिस्टर रही ना, 2 डिसमिल का पट्टा नहीं दिला पाई दलित को। मैं बता रहा हूं आपसे, कैसे चली आप जब आप बहन जी तो डिसमिस रही, आप तो मुगलों के 600 साल में राजा थे। आपके माता पिता क्यों अमीर नहीं? आप बोलिएगा तो बुरा नहीं मानेंगे। नहीं, आप तो 600 साल राज किए तलवार के दम पर, आपको डरा के क्यों रखे हुए हैं? 600 साल की बात छोड़ दीजिए, अभी डेमोक्रेसी नहीं, सुन लीजिए, अजीब बात है। अभी 600 साल आप चले गए दूसरी तरफ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपके बाप दादा 600 साल सारे दलित को, आप हर दलित को कुछ इस देश में दलितों ने जो भी किया ना, दलित जमींदारी तोड़ करके बिहार के अंदर, बिहार में क्यों नहीं दे दिए जमीन? लालू जी 15 साल रहे। सुनिए ना भाई, लालू जी और मायावती जी के काम कह रहा हूँ, जो उनका समाज के बारे में समझ रहा है। आप ओबीसी, एससी, एसटी के ठीक है, वो उम्मीद पे जग रहा है, वो बिरादरी को चलते मान कर रहा है, उम्मीद है। अच्छा, हम ये कह रहे हैं एससी क्यों नहीं लागू करते? एससी, एसटी, ओबीसी धर्म के नाम पे लड़ेगा ना, तो सब हिंदुओं के बीजेपी वो धर्म के नाम पर तो मुसलमान भी नहीं लड़ रहा है। तो और हम तो कह रहे कि हम हमारी लड़ाई बीजेपी से लड़ रहे। अब क्यों बीजेपी से? आपका बीजेपी दुश्मन क्यों है? दुश्मन इसलिए है कि वो हमारे नबी के खिलाफ बोलते हैं, हमारे मजहब के खिलाफ बोलते हैं, हमारी बुनियादी सवाल धर्म नहीं है। नहीं, ये धर्म तो हमारे बुनियाद को मुसलमान किसके खिलाफ बोलता है? कोई मुसलमान किसी धर्म के खिलाफ बोलता है? तो आप सुन लीजिए, सबको यूनाइट करने के लिए, एक भ्रम फैलाने के लिए मुसलमान को, अब जा रहे हैं लोग बीजेपी से बात करने, मुसलमान को दिखा करके बाकी लोगों से यही कार्ड खेला जा रहा है ना। नहीं, तो मुस्लिम समाज का क्या स्टैंड होगा? क्या उनका अपना एक पॉलिटिकल अलग स्टैंड होगा, अकेले वाला? मतलब अकेले है ही नहीं, हम लोग तो बहुत गौर से सुने हैं, कांग्रेस के साथ है। नहीं, आप क्यों जब आपके लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मायावती ने कुछ नहीं किया, लालू यादव ने कुछ नहीं किया, तो आप अकेले करिए ना भाई। हम तो बहुजन समाज की बात करते हैं। हम बहुजन, आप हमको अलग क्यों करते हैं? अरे भैया, हम आपके साथ राजनीति में आपके साथ है ना? नहीं, सुनिए, नहीं, वोट देते हैं ना आपको? नहीं, आप कैट में टिकट देते हैं क्या? आप छोड़िए ना, कांग्रेस और बीजेपी ने क्या क्या छोड़ दीजिए। हम ये कह रहे हैं नौकरी छोड़ दीजिए, आरक्षण क्या रिजर्व सीट है मुसलमान के लिए? अच्छा, एक बताइए, आप पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन कितना? ये देखिए पार्लियामेंट कितना रिप्रेजेंटेशन? ये होशियारी बना देखिए। अरे होशियारी की क्या बात है भाई? 625 कलेक्टर है, उसके रिप्रेजेंटेशन, रुके ना भाई, उस पर रिप्रेजेंटेशन पर बात नहीं होगी। 545 एमपी है, उसके रिप्रेजेंटेशन पर बात होगी ना। बात सुनिए ना, पॉलिसी वही तय होती है ना। आप तय कीजिए कि इस देश में प्रति व्यक्ति पर परिवार में नौकरी रोजगार की जरूरत है, या सब राजनीति में जाएगा?
SC/ST OBC को लगता है, जो हिंदू SC/ST OBC हैं, सिख समाज के SC/ST OBC हैं, बुद्धिस्ट हैं, उनको लगता है कि मेरे घर में एक नौकरी होगी तो मैं ज्यादा बेहतर कर पाऊंगा। मुस्लिम समाज की राय है फजील अहमद के हिसाब से, मैं और भी लोगों से राय लूंगा। मैं फिर यही कह रहा हूं, अगर आप शैक्षणिक पिछड़ापन, जातीय भेदभाव, सामाजिक भेदभाव को नहीं मानते हैं तो आप आरक्षण का कैटेगरी जो है, देखिए फजील को पता ही नहीं है कि क्या बोलना है। ये चलिए, ये तो गंदा लिख रही है। तो मैं फिर कह रहा हूं, फजील अहमद के हिसाब से अगर जातीय भेदभाव नहीं है, अनटचेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, मैं इस बात का साबित, इस्लाम के किसी भी स्क्रिप्ट में अनटचेबिलिटी नहीं, छुआछूत नहीं है, इसलिए वो शेड्यूल कास्ट में नहीं है। लेकिन वो वनवासी, जंगल में रहे हैं, वनों में रहे हैं, तो शेड्यूल ट्राइब में हैं। वो उनके साथ सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन है, राजनीतिक पिछड़ापन है, सोशल बैकवर्डनेस है, इसलिए वो ओबीसी कैटेगरी में है। फजील अहमद की माने तो ये सब कोई बात सच नहीं है। तो मुसलमानों की लाचारी बेबसी के लिए जिम्मेदार कौन है? संविधान? अब बताइए। नहीं, सरकार, संविधान नहीं, सरकार। सरकार कौन चला रहा है? सरकार वो कौन चला रहा है? भारत के लोग चला रहे हैं ना। नहीं, कौन लोग सरकार? उसको भारत के लोगों की पहचान, SC/ST OBC की पहचान है सर। आजादी के बाद से मुसलमान कांग्रेस के साथ भी रहा, मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ भी रहा, RJD के साथ भी रहा, बहुजन समाज पार्टी के साथ भी रहा। तो आप अपना कुछ करते हैं भाई? सर, हम अपना करने नहीं, ये लोग नहीं चाहते ना कि हम लोग अपना कुछ करें। कोई मुसलमान की पार्टी नहीं बनने देना चाहते, कोई बात नहीं करने देना चाहते। और आज मुसलमान, जिसने 600 सालों तक राज किया, आज मुसलमान, सुन लीजिए, आज मुसलमान को कोई समस्या आ रही है तो कांग्रेस तो बेचारी खुद अपने में परेशान, उनके ईडी CBI वो अपने में लड़ पड़ा है, RJD अपने में परेशान है, समाजवादी पार्टी अपने में परेशान है। तो आप लोग मुसलमानों के सवाल पर कौन खड़ा होगा भाई? इससे अच्छा बीजेपी से अच्छा कौन हितैषी होगा आपका? नहीं इनकम टैक्स जा रहा है, नहीं ईडी, किसी ओवैसी के यहाँ तो छापा में नहीं पड़ रहा है ना, ओवैसी तो नहीं डरे हुए हैं ना। आप मुसलमानों की पार्टी में जाना चाहते हैं? हम क्या ले जाएंगे? नहीं ले बीजेपी तो मैं तो ये समझ, बीजेपी तो आरक्षण खत्म करना चाहती है। मुसलमानों का अपना विचार है कि वो किसके साथ जाते हैं। उन बहुत सी चीजें जो आप बोल रहे हैं वो हर चीज है, लेकिन आरक्षण से उनको कोई लेना देना नहीं है। आरक्षण की लड़ाई आप बार-बार इस पर क्यों जा रहे हैं कि आरक्षण? अरे हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। आरक्षण के सवाल पर, आप जाति जनगणना सवाल पर, जब लालू जी रैली किए, जब अखिलेश यादव रैली किए, जब बहन जी रैली की, मुसलमान गया कि नहीं गया उसमें? तो हम पार्लियामेंट में है ही नहीं, तो हम पूछेंगे क्या सवाल? पार्लियामेंट में हमको कोई नहीं पहुंचते नहीं देता है, न पहुंचाता है, न टिकट देगा, न संगठन में रखेगा। उस लायक थोड़े बना, हम लोग हमेशा दूसरे के भरोसे चले ना। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन अपने आप समय बनाता है। सोल्यूशन उसका समय बनाएगा सोल्यूशन। कुछ तो आप लोग क्या करें? भजिया तल रहे हैं? भजिया नहीं, हम लोग यही काम कर रहे हैं, तो यही काम कर रहे हैं। आप मुस्लिम समाज को, मुस्लिम समाज को आप किस्मत के सहारे छोड़ दिए हैं। नहीं, किस्मत नहीं, संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई। अब ये अभी आप कह रहे थे बिल्कुल, इतना साल से हम लोग तो साथ दे ही रहे ना। लोग अगर ये लोग नहीं साथ देंगे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई रास्ता बनेगा आगे चल। क्या रास्ता बनेगा? अब देखते हैं क्या रास्ता बनता है। आप बताइए। अभी रोड मैप तो होगा? बिल्कुल कोई रोड मैप नहीं है, समय अपने आप बना देता है। ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि आरक्षण हमारा मुद्दा है, डॉक्टर अंबेडकर हमारा सॉल्यूशन है, संविधान हमारा। हम कहाँ कह रहे हैं कि आरक्षण हमारा मुद्दा नहीं है? हम आपको समझा, आप समझ नहीं पा रहे। मुसलमान की नौकरी नहीं मिलती है, उसके साथ इसलिए मुसलमान रिजर्वेशन पर अलग जाकर के विचार नहीं, वो अपनी जुनैद की हत्या पे बात करे कि रिजर्वेशन बात करे, कि अपने घर की रोटी पे बात करे, कि उसको कानून समस्या पे बात करे। एक बात, अरे आपके, हम किसी OBC SC/ST के लीडर के साथ है कि नहीं है? हम तो 70 साल से इनको ही सरकार वोट देते चले आ रहे हैं। मेरी बात सुनिए ना। तब तो बीजेपी नहीं थी, 1990 से पहले नहीं थी ना बीजेपी। जुनैद के घर में एक पुलिस अधिकारी हो जाए, अगर हर घर में सामाजिक रूप से पुलिस अधिकारी लोग मारे जा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? कौन पुलिस अधिकारी है बोलिए ना? अच्छा, मुस्लिम मारे कितना आप डरा रहे हैं मुसलमानों को? UPSC में कई ठो मुसलमान को आपने जगह दिया है? कोई रिजर्वेशन है मुसलमान के लिए? कहाँ? UPSC में। अरे OBC रिजर्वेशन। अरे सर, आप मेरी बात सुनिए, मुसलमान 400 की लिस्ट निकली उत्तर प्रदेश के अंदर, 600 की लिस्ट निकली, 2000 की लिस्ट निकली, 3000, उसमें गिन न लीजिए क्या मुसलमान है। क्यों ऐसा होता है? क्या मुसलमान एक 40 होगा तो IS जहाज चला, कोई देश का नेता बोला उसके खिलाफ? कोई देश का नेता बोला कि आप गलत बात कर रहे हैं? मुसलमान जाके सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन कोई देश का नेता जो मुसलमानों के हमदर्द है वो कभी आवाज उठाए कि अगर 36 लड़कों ने मेहनत करके ना IS कॉम्पिटिशन, बीजेपी के राज में निकाला, कांग्रेस के राज में नहीं निकाला, बीजेपी के राज में 36 लड़के जब IS बन गए, तो जो आदमी कह रहा है कि ये तो जिहाद हो गया, तो हमारे सेकुलर फोर्सेस के जो लीडर्स हैं
वो क्यों नहीं आवाज उठाए कि आप ये गलत बात बोल रहे हो, हम ये गलत है, कंटेंट कर रहे बोलने हैं। वाला कौन था? बोलने वाला कौन था? तो उसके खिलाफ हम हम अगर कांग्रेस के साथ हैं, आरजेडी के साथ हैं, समाजवादी पार्टी के साथ हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं, इन लोगों को तो हमारे सवालों पर खड़ा होना चाहिए ना हमारे जब साथ। आपके साथ नहीं अच्छा हो रहा तो आप क्यों साथ हैं? अब वो तो बात की बात है कि साथ है कि नहीं है, ये क्या बात समय है? की बात है कि नहीं देखिए, दो ये रास्ते, बात सुनिए। ये जैसे आपका आपको गलत मैं- है अच्छा। कि हम आपको आदि कि ठीक है आप जाइए, हम लोग निश्चित रूप से उस पर जाएंगे, जरूर सोचेंगे इस पर, और मुसलमान सोच भी रहा होगा। ऐसा थोड़े है कि सब चुपचाप हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। मेरा अरे सवाल इतना है, ये तो सर। महसूस कर रहे हैं ना कि मुसलमान को जिहादी बोल दिया जाए, पाकिस्तानी बोल दिया जाए, कोई नहीं बोलता। कोई बोलता है? कोई नेता आकर के बोलता है? पार्लियामेंट के अंदर बोला गया, कोई बोला नेता? मैं वही कह रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन क्या है? उसकी एजुकेशनल बैकवर्डनेस दूर करना है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सामाजिक और आर्थिक से, राजनीति से देश चलता है, सरकार कैसे बनती है? तो राजनीति में जब आप नहीं है तब ना आपका ये हाल हो रहा है। आप पॉलिटिक्स में अच्छा, होते ये बताइए, फजील अहमद को किस पार्टी से टिकट मिलेगा तो वो जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे? अगर आपको नॉमिनेट हम तो किया अपना जाए- निर्दय नहीं, हम अकेले अगर है ना आपको- आपसे, नहीं, हम आपको आजाद नॉमिनेट- उम्मीदवार से लड़ेंगे। बीजेपी से नॉमिनेट होंगे आप? नहीं, हम नहीं होंगे नाम। क्यों? बीजेपी में क्या दिक्कत है? नहीं, हम बीजेपी में नहीं जा सकते ना, हमारा क्यों नहीं जा सकते बीजेपी में? जैसे? बीजेपी से हमारी अभी आइडियोलॉजी मदनी आपके सबसे बड़े तंजीम ने कहा है, मदनी साहब ने, कि आरएसएस से मेरा घरेलू नाता है। हो सकता है उनका होगा। तो आपको क्यों, उनकी आप प्रश्न- क्यों मुसलमानों को भड़का रहे हैं? क्या आरएसएस से बीजेपी साथ में अपनी जाइए? पर्सनल आइडेंटिटी पे कोई कहीं जा सकता है। अरे सर, लाखों लोग की भीड़ थी रामलीला मैदान में। वो उनकी पर्सनल आइडेंटिटी, लाखों लोग नहीं जा रहे बीजेपी में। कौन गया था? बीजेपी से क्या दुश्मनी? नहीं, दुश्मनी है नहीं है, वो हमारा अपना आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अच्छा, और वो आगे रहेगी कि नहीं रहेगी ये कोई बात नहीं है इसकी, लेकिन ये तो रास्ता साफ कर रहे नहीं, हैं आगे। सुन लीजिए, जिस तरह से हम सेकुलर लीडर्स जिस तरह से हमारा साथ छोड़ रहे हैं, और बीजेपी के साथ तो सभी लोग जा रहे हैं, ओबीसी एससी एसटी बीजेपी के साथ नहीं है। हम क्या मना कर रहे हैं? तो फिर आप बार बार बीजेपी अब मुसलमान जब ऐसे इस समय में जहां अब मुसलमानों पे एक बड़ी मुसीबत आ रही है कि उनको साथ देने वाला कोई नहीं है, और साथ इसलिए भी नहीं दे रहे कि खुद ही बेचारे फंसे हैं वो लोग, ईबीसीडीआई सब उसके चक्कर में वो लोग अपना खुद फंसे हैं, वो दूसरे के क्या मतलब बाकी जितने हिंदू एससी एसटी ओबीसी नेता सब भ्रष्ट हैं? नहीं, आपके हिसाब से? कहीं नहीं भ्रष्ट है, अरे सब आप अच्छे बोल रहे हैं हैं। इनकम इस टैक्स देश में फंसे हुए अरे हैं। सर परेशान है, वो अपनी बात कहें कि हमारी बात कहें। दिक्कत ये है, पार्लियामेंट में 4 दिन की पार्लियामेंट चल रही है, तो वो अपनी समस्या कहें कि मुसलमान की समस्या। लेकिन हम लोग जो मुसलमान महसूस कर रहा है कि जब मुसलमान को कोई समस्या आती, सीए एनआरसी का मामला आया, बहुत बड़ा पूरे देश के मुसलमान उसमें बहुत उबाल में थे। उस समय सबका चेहरा सामने आ गया कि कौन कौन हम लोग के साथ है और कौन कौन हम लोग के साथ नहीं है। खुलेआम आपसे बता दें कि सबने महसूस किया इस बात को। तो अभी तो उसके बाद चुनाव 19 के बाद अब होगा ना, तो आगे मुसलमान क्या सोच तो रहा है इस बात के लिए कि भाई आखिर हम लोग को आवाज, हम लोग तो दूसरों को हमेशा एमपी एमएलए साथ देते आए, कभी राजनीतिक भागीदारी किसी से टिकट नहीं मांगते, परसेंटेज अच्छा, आप लोग बना सकते थे तो बन काहे नहीं जाते हैं? जब आप जो इतना दम भरते हैं कि हम ही सबको बना रहे हैं, उसका टाइम भी आ रहा है, तो बन जाइए। नहीं, उसका टाइम बीजेपी कितना परसेंट वोट है मुसलमानों का? मुसलमान छोड़ दीजिए ना कितना परसेंट है, लीजिए। फिर भी ये जो बार बार हम बिरयानी खिला के देश चला रहे हैं, नहीं बिरयानी, हम सबको मुख्यमंत्री बना रहे हैं। बिरयानी बताइए, सुन लीजिए, अरे हम मुख्यमंत्री नहीं बना रहे, हाँ, लेकिन तो साथ है ना, अरे साथ भाई है ना। नहीं, जब आप हम बोल रहे थे। अब सारे मुसलमान ये सोच रहे हैं कि आखिर सब लोग जब इतना साथ नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं मुसलमान भी तो सोचेगा ना, इसका रास्ता तो बनाएगा ना। कोई हमारे एक अकेले बनाने से तो होगा नहीं, पूरे देश के मुसलमान। देखिए, अब वो मुसलमान देख लीजिए, मुसलमान आज चारों तरफ से घिरा हुआ है, उस पर अत्याचार हो रहा है। सुन तो लीजिए आगे भाई, भले मुसलमान हम लोग के पर जो जाति के हिसाब से जो अत्याचार होता है वो उसको माने चाहे माने, हम लोग मानते हैं कि मुस्लिम समाज पर आज धर्म की वजह से अत्याचार हो रहा है। और करने वाले कौन लोग हैं, पहले आप बताइए। करने वाले कौन लोग हैं? वो उनको राजनीतिक रूप से करवाया जा रहा है, भाड़े के लोग हैं वो लोग, वो किसी जात धर्म के थोड़े हैं। तो सोचिए, भाड़े के लोग हैं, बड़ा सवाल ये भाड़े है से करवाया जा रहा है इस देश में जब जाति के नाम पर 2000 से अत्याचार हो रहा है, 2000 साल से। मुगलों के दौर में मुगल राजा ने इस पर मुंह नहीं खोला, अंग्रेजों ने मुंह खोलना शुरू किया, अंग्रेजों ने इसको खत्म करना चाहा तो उसके खिलाफ आंदोलन हुआ। खैर अंग्रेज भी बाहरी थे, वो गए, देश का संविधान लागू हुआ। आज भी जातीय अत्याचार लगातार हो रहा है, धार्मिक हिंसा से ज्यादा जाति के नाम। एनसीआरबी के आंकड़े हैं 74 से 2,22,000 केस जो हैं वो एससी एसटी पर दर्ज, एससी एसटी एक्ट में दर्ज होते हैं। मतलब आज भी भारत में सबसे ज्यादा जातीय हिंसा हो रही है।
ये बहुत अच्छी बात है कि भारत में एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके लोग कह रहे हैं, मैं तो नहीं मान रहा हूं, मैं इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि मैं और भी मुस्लिम लोगों से बात करता हूं, अभी भी मुस्लिम समाज में जाति है और उसमें भेदभाव है और इसी वजह से उनको रिजर्वेशन मिला है। अगर फजील भाई जिस तरह से कह रहे हैं, मुस्लिम समाज जिस तरह से कह रहा है कि हमारे यहाँ जातिवाद नहीं है, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन नहीं है, तो वो अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। कल कोई पार्टी इसी को आधार बना के कहेगी कि आप रिजर्वेशन से बाहर होइए। मेरी सब स्पष्ट राय है कि जो मंडल कमीशन की राय है, जो संवैधानिक राय है, मैं उससे सहमत हूं। मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन मिल रहा है, मिलते रहना चाहिए, क्योंकि वहां आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन है, शैक्षणिक पिछड़ापन भी है। अब उसकी वजह क्या है, आप लोग पड़ताल करके बताइए। फजील अहमद के हिसाब से न वहां जातिवाद है, न भेदभाव है, न कोई मनमुटाव है, तो सवाल है कि वो है क्यों? ऐसा ना हो कि कोई भी पार्टी इसको इश्यू बना ले और कहे कि मुसलमान को ओबीसी आरक्षण से बाहर कीजिए, तब लेना के देना पड़ जाएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो संवैधानिक व्यवस्था है, अब आते हैं संविधान पर। क्या लगता है मुसलमान के लिए संविधान, आजकल बहुत संविधान खतरे में है। ओवैसी साहब तो बाबा साहब की तस्वीर लगाते हैं। आपके लिए संविधान को लेकर मुस्लिम समाज में कितनी जागरूकता है? संविधान तो सर्वोपरि है। संविधान की वजह से आज मुसलमान महसूस कर रहा है अपने को। और अब बाबा साहब, मैं तो पहले भी आपसे कहा कि बाबा साहब कितने इंटेलेक्चुअल थे और कितना वो आगे की सोचते थे। आज मुसलमान भी उनको दिल से सलाम करता है कि बाबा साहब ने एक ऐसा संविधान बनाया। आज हमारे हमदर्द पैदा हुए, लेकिन 1947 में जब पाकिस्तान के समय क्या माहौल रहा होगा देश का, जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसके बावजूद भी बाबा साहब ने एक ऐसा संविधान बनाया कि सरकार चाह के भी मुसलमानों को उत्पीड़न उस स्तर पर नहीं कर पा रही है जितना वो करना चाहती है। हम तो कह रहे हैं संविधान सर्वोपरि हमारे लिए। आजकल डिबेट में जो है ये पूछा जा रहा है मुसलमानों से कि संविधान कि कुरान। नहीं, कुरान एक धार्मिक ग्रंथ है। अब मैं उनका यही जवाब दे रहा हूँ। आजकल ये तो आप लोग मनुवादी मीडिया के पास जाते हैं। नहीं, जाना तो पड़ता है ना सर, जाना तो पड़ता है। नहीं जाते सब लोग, देखते भी नहीं है, सब लोग जाते हैं, ऐसी बात नहीं। सुनिए, हम लोग यही बात करते हैं। आप सुनिए, मैं अशराफ मुसलमान एंकर बता रहा हूं और एक SC ST OBC एंकर बताइए मुझे आप, तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। रुबिका लियाकत, रोमाना खान, शहीद, मैं मुस्लिम एंकर बता रहा हूं। एक SC ST OBC आप मुझे एंकर बताइए मीडिया में। आप लोग मीडिया के दुलारे हैं। है नहीं ऐसे नाम बताइए ना भाई। अरे है, छोड़िए नाम बताइए। अरे आपके पास जानकारी नहीं तो क्या बताइए? नाम है लोग ऐसी। अरे एक नाम बताइए। एंकर के अलावा भी तो बहुत कुछ होता है ना। नहीं, संपादक, लेकिन एक कोई भी रहे। अरे सर, हमने 12 साल नौकरी की, मीडिया में पता है मीडिया में मुसलमानों की भागीदारी है। एंकर मालिक के इशारे पे चलता है। मालिक, अरे हम तो इशारे पर चलने लायक भी नहीं है, हमें तो रखे ना, हम इशारे पर चलेंगे, खूब ताकत तैयार करेंगे, हमें रखिए तो। अच्छा ये बताइए, मुस्लिम पत्रकार जो कम्युनिटी के खिलाफ जा रहा है, वो भी उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसको भी नहीं मानेंगे कि मुस्लिम समाज के जो एंकर है वो जिम्मेदार है? नहीं, एंकर, मैंने कहा आपको, एंकर सबको पता है ये बात कि एंकर के पीछे बहुत बड़ी ताकत होती है। एंकर को जो लिख के देते हैं वही पढ़ता है और बेचारा नौकरी कर रहा है, तो रिजाइन क्या नहीं क्या करे, उसका बाल बच्चों को आप थोड़ी जिलाएंगे? अच्छा, अरे क्या बात कर रहे हैं? तो मतलब मैंने पहले भी एक बार आपसे डिबेट इस पर हुई थी कि एंकर वो नौकरी कर रहा है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे फॉरवर्ड हो, चाहे बैकवर्ड। अरे कौन ओबीसी एंकर है, नाम तो बताइए भाई। चाहे मुसलमान है। अरे ओबीसी एंकर का नाम बताइए। अब छोड़िए ना, नाम कोई जरूरी नहीं बताइए। क्यों पर संकट में डाल रहे हो? किसका मतलब? मैं इस देश के पत्रकारों का नाम बोल रहा हूं, तो आप मेरी बात सुनिए। किसी एंकर का नाम में उसकी नौकरी पे आ जाएगी बात, बाल बच्चे परेशान हो जाएंगे, क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? तो फिर थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा धैर्य रखिए। उनकी गलती नहीं है, वो भी हमारे आपकी तरह गरीब घर के बच्चे हैं जो एंकर बन के पढ़ लिख कर। या टीवी में जाने का रास्ता बचा है? नहीं, हमारा टीवी का छोड़ दीजिए, टीवी भी हम लोग को जाना ही है टीवी पे, क्योंकि मुसलमान को जब तक लड़ाएंगे नहीं तब तक उनका टीवी का TRP नहीं बनेगा ना। अच्छा, ये भी आप मानते हैं? सब TRP का खेल है। और उधर से बीजेपी आज ही जो है, मौलाना तौकीर रजा साहब ने कुछ कहा है। क्या कहा? कुछ कहा है कि मुसलमानों के साथ ऐसा होता रहेगा तो देश टूट जाएगा। अभी एक सीरियस सवाल बताइए। अभी इसको पूरा हो जाने दीजिए। मुझे एक चैनल से फोन आया, मैंने कहा कि नहीं, हम लोग देश टूट जाएगा नहीं, इस पर जाते नहीं, हमको तो लड़ मड़ के यही रहना है। जैसे SC OBC लड़ रहा है ना देश में, इन लोगों से, मनुवादियों से हम लोग लड़ रहे हैं ना। वो तो नहीं कह रहा है कि हमको बुद्धिस्तान बना के दे दो, नहीं कह रहा है। तो हम भारत में कभी भी संविधान भारत में मर जाएंगे, लेकिन भारत को टूटने नहीं देंगे। ये मेरा अपना, हमने कहा, एंकर ने आज हमारा शो कैंसिल कर दिया। एक बार तो टूट गया, अब नहीं टूटेगा।
वो मुसलमान, वो अलग माहौल था। अब भारत का मुसलमान ये मान चुका है। आप बोल के पलट रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि भारत का कौन लोग भारत तोड़ने में जिम्मेदार थे? अब वो तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। अब कहिए तो शुरू कर दे, 2-3 आपको घंटा पता है, आपको पता है, हाँ नहीं, बहुत 2-3 समय घंटा है। अगर हो तो अब बोलिए, शुरू कर आपको दें। पता है जिस समय मीडिया थी ना, डॉक्टर अम्बेडकर, पता है मीडिया को क्या कहते थे उस समय? ये मीडिया गांधी की मीडिया है, कांग्रेस की मीडिया और जिन्ना की मीडिया है। तो वो तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब विपक्ष में थे तो ऑल इंडिया रेडियो को ऑल इंदिरा रेडियो कहते थे। ये हमेशा होता रहा है। और मीडिया के बगैर तो बाबा साहब गलत कह रहे हैं। आज मुसलमान नहीं, बाबा साहब की कोई बात हम गलत नहीं कर सकते। बाबा साहब को उस समय मीडिया जिस तरह से, मैं तो कह रहा हूं कि बाबा साहब को इंडिया को भारत लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? वो समझते थे ना, वो मीडिया के खेल को भी समझते थे। लेकिन आप लोगों पर आरोप लगता है कि आप लोग अपने हिसाब से एक राष्ट्र चाहते हैं, मतलब मुस्लिम चाहता है कि वो मुस्लिम राष्ट्र बनाए। जो चाहता था वो चला गया, पाकिस्तान बन गया पाकिस्तान। भारत का मुसलमान, भारत जो रुका है वो किसी, जब उस कंडीशन पे नहीं गया तो आज तो ऐसी कोई कंडीशन बनी तो नहीं। फिर आप लोग को कटघरे में क्यों खड़ा किया जा रहा है? वोट के लिए, लड़ाने के लिए, ओबीसी एससी कौन लड़ा है? मुसलमान से लड़ा, सवर्ण मनुवादी लोग। मुसलमान भी ओबीसी है भाई। अरे भाई, अच्छा आप मीडिया की बात कर रहे हैं, बनिया के सारे चैनल्स हैं। बनिया क्या होता है? मनुवादी है कि नहीं? नहीं, मैं सबको मनुवादी नहीं, मनुवादी हर समाज नहीं, में। मनुवादी एक कैरेक्टर है, जाति नहीं है, ये आपकी ओपिनियन है। वो नहीं, जिसके पास पैसा है वो मनुवादी है। तो मुसलमान जो पैसा वाला मनुवादी है। हाँ, बिल्कुल पैसा वाला मनुवादी आ जाता है उसके अंदर। अहंकार का मतलब जो मनुवादी वही है। अब फिर आप कुछ कह देंगे तो आप बुरा मान जाते हैं। नहीं, बोलिए, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नहीं कहूंगा, जाने दीजिए, छोड़िए। मैं कहता हूँ मनुवादी एक कैरेक्टर है जी, अब सही, उसका अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं। यही मैं भी कह रहा हूँ। मनुवादी जो बनिया समाज है, बता रहा हूँ मनुवाद का लक्षण क्या? मनुवाद का लक्षण है जातिवाद करना, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव करना, वही मनुवाद है। आप बताइए। हाँ, तो वही तो हम भी कर रहे हैं। तो बनिया जो सारे चैनल्स बनिया के और नहीं, वैश्य समाज में इस देश को बहुत कुछ, क्या बात कर रहे हैं? तो सबसे ज्यादा इस देश की तरक्की में व्यापारी कहाँ है? अरे सर, आप क्या बात कर रहे हैं? बनिया बोल रहे हैं। सुनिए ना, बीजेपी जो है, बीजेपी किसकी पार्टी है? किसकी पार्टी? आप बताइए। वैश्य समाज सबसे ज्यादा झुकाव बीजेपी की तरफ रहता है। तो आइडियोलॉजिकल भी वो बीजेपी के सपोर्टर हैं। और चैनल तो वैसी मुस्लिम की पार्टी है। मुस्लिम की पार्टी है ही, दूसरा क्या कहा जाए उसको? तो कभी सत्ता में नहीं आएगी, खाली मुसलमान। हाँ, तो उनको भी पता है कि नहीं आ सकते सत्ता में। ओबीसी एससी एसटी देगा और तो आएगी। लेकिन लालू जी या मायावती जी, ये तो किसी एक दलित नेता नहीं न पीछे, तो भारत की पार्टी है। नहीं, ये तो कहते हैं लोग, लेकिन ऐसा थोड़ा है। तमाम आरोप लगता है कि यादव की लिस्ट निकल गई, इतना टिकट यादव को दे दिए। अरे लगाने वाले हम का सत्ता में कैसे आ गए? सभी जाति धर्म के लोग वोट देते होंगे। नहीं, सब लोग नहीं देते। कितना परसेंट वोट मिलता है? आप बताइए, कितना परसेंट वोट मिलता है? कितना मिलता है? कितना? तो इससे तो बीजेपी को भी 40% वोट मिलता है। 40%। उससे भी तो कम है ना ये लोग। कैसे? तो सारा ओबीसी एससी एसटी बीजेपी के पास जा रहा है ना। परसेंटेज वोट अभी उत्तर प्रदेश के अंदर मान लीजिए चुनाव, तो बीजेपी से क्या क्यों परहेज होना चाहिए? जो देखिए, अब इस पर जो मुसलमानों को बीजेपी से क्यों परहेज है? देखिए, बीजेपी हमारे धर्म की वजह से। सुनिए, नहीं धर्म नहीं, हमारे हमको अपमानित करते हो, तिरस्कार करते हैं हमारा। जो अनटचेबल आप हजारों साल से झेल रहे हैं, हम लोग अब झेल रहे हैं। अब झेल रहे हैं। अच्छा, पहले नहीं झेलते थे? पहले भी झेलते थे, लेकिन इस तरह का व्यवहार नहीं था। लेकिन अब जो है सियासी राजनीतिक रूप से हमको टारगेट किया। तो पहले मुस्लिम अनटचेबल के साथ खड़ी थी जब मुसलमान सत्ता में थे, मुसलमान नौसुदार थे। टीपू सुल्तान की हिस्ट्री पढ़ी है, अकबर की हिस्ट्री पढ़ी, लोग औरंगजेब के बारे में करते, औरंगजेब की हिस्ट्री पढ़ी। क्या था लड़ाई? उन लोगों ने भी लड़ा। टीपू सुल्तान को क्या था, वहां पे अंग्रेजों से लड़ रहे थे। अनटचेबल से सर, अंग्रेज के साथ कौन खड़ा था? अब इस पे डिस्कस करेंगे तो बात लंबी हो जाएगी। नहीं, बताइए। अंग्रेज के साथ कौन खड़ा था? कौन खड़ा था? बाबर को कौन देश में लाया? यहीं से शुरू करते। कौन लाया? राणा सांगा इब्राहिम लोधी की 1 लाख सेना थी। राणा सांगा उसको हराने के 7 बार हमला किया, हरा नहीं पाते थे। तो जा करके बाबर को भारत में ले आए। ये जो भी बोल रहा है इसके लिए खुद जिम्मेदार है। मैं जिम्मेदार हूं, मैं सुन लीजिए। लाए, उसके बाद बाबर ने हराया इब्राहिम लोधी को, राणा सांगा को तो नहीं हराया। तो कैसे मुसलमान कहते हैं कि आक्रमणकारी? अरे भाई, इब्राहिम लोधी तो मुसलमान था ना। तो आप मुगलों के साथ है, फेवर में? सर, हम मुगलों की मुगल दौर वो बात ही खत्म कीजिए। वो डेमोक्रेसी नहीं थी, इसलिए हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री में पैदा हुए और उसी विचारधारा से पले बढ़े। अब हमको राजशाही का कोई हमको नंबर देने की जरूरत नहीं है।
वो समय अलग था। नहीं, राजशाही में बहुत महान राजा हुए। नहीं, ये लोग भी बहुत महान थे। हुए हैं। अरे सर, ये लोग भी महान थे। ऐसा नहीं है कि कई बार सती प्रथा का कौन खत्म किया? सती प्रथा कहाँ? अंग्रेजों ने खत्म किया? नहीं, उसके पहले भी कई बार खत्म हुआ है। आप कई चीजों को देखिए, कोई भी आदमी जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं था पूरी दुनिया में कहीं। चलिए, आज आज मुसलमान इतना अलग थलग और हाशिए पर है, उसकी क्या वजह है? नहीं, हाशिए पर इसलिए वजह है कि वो अपना कोई तैयार नहीं किया, दूसरों के सहारे, दूसरों के कंधे पे बैठ के घूमना चाहा। चलो ठीक है भाई, फलाना कर रहे हैं, हम अपने, जिससे आप बोलते हैं कि आप काहे नहीं अपना अलग बना ले रहे हैं, आपका इतना वोट नहीं कि आप जीत पाइएगा। ठीक बात है, हमारा इतना वोट नहीं है, लेकिन देश में ऐसा भी कभी माहौल बनेगा कि जैसे अगर हम लोग ओबीसी एससी एसटी के साथ हैं, ओबीसी एससी एसटी भी हम लोग के साथ आएगा तो। अरे आप खुद भी ओबीसी है भाई, ये ओबीसी पता है आपको, किसी जाति का नाम नहीं है। फिर हर जाति और धर्म के लोग ओबीसी में हैं। हम लोग अपने सोशल साइंस मजबूत कीजिए भाई। ओबीसी एससी एसटी में 85 को मानते हैं ना। कांशीराम जी ने जो, मानवर कांशीराम साहब ने जो थ्योरी दिया 85 में, उस मुसलमान है कि नहीं? तब 85 है। ओबीसी जो 60% कहा जाता है, उसमें टोटल 85% जो मानवर साहब ने जो थ्योरी बताई उसमें मुसलमान शामिल है। 100% मुसलमान। नहीं, एससी एसटी ओबीसी शामिल है। वो नहीं, फॉरवर्ड मुसलमान ही शामिल है, फॉरवर्ड अलग है। आप बताइए। उसमें शामिल है पूरा इंटायर मुसलमान। आप मानवर साहब की चीजें पढ़िए, उनकी वीडियो देखिए। इंटायर मुस्लिम, उन्होंने कहीं पसमंदा मुसलमान नहीं कहा। तो ये 50 मुसलमान ओबीसी एससी एसटी बोला है उन्होंने। बाम सेफ जो बनाया उसमें सीधे सीधे उन्होंने पूरे मुसलमान की बात की। उन्होंने मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं किया था। तो पूरा वही 85% को लेके हम लोग चल रहे हैं और हम अपने आप को उसी 85% मानते हैं। लेकिन आज जब हम लोग थोड़ा कष्ट होता है कि जहां आज मुसलमानों पे अगर इस तरह की लिंचिंग्स में है, कोई इश्यू आता है तो कोई खड़ा नहीं होता मुसलमान के साथ। CNRC चाहे जो भी कानून अच्छा हो बुरा हो, नहीं, मुस्लिम सारे गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए लोग, तमाम प्रदर्शन, कितने लोग मारे गए, 17-18 पुलिस ने मारा, पूरे देश में 100 से ऊपर लोग मरे। वही हम लोग जिस पर 20 साल 25 साल से जिसके साथ खड़े हैं, वो लोग हम लोग के साथ नहीं खड़े हुए, अकेले पड़ गए हम लोग उसमें, उस लड़ाई में। इस बात लड़ाई में CNRC की लड़ाई 25 साल पहले तो आप लोग कांग्रेस के साथ खड़े थे। नहीं, अभी भी खड़े हैं कांग्रेस के साथ। बिल्कुल। अब दिल्ली में कहाँ खड़े हैं? कांग्रेस के साथ में रहेंगे। बोलिए, बंगाल में कहाँ करेंगे? ममता के साथ है, कांग्रेस के साथ चले जाएंगे। आपका राजस्थान में कहाँ जाएंगे? कांग्रेस के साथ में रहेंगे। अब मध्य प्रदेश में कहाँ जाएंगे? कांग्रेस के साथ रहेंगे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के साथ रहेंगे। बिहार में आरजेडी के साथ रहेंगे। बंगाल में ममता जी के साथ रहेंगे। तो सब एक ही संबंध है ना, सब तो एक ही घर है ना, कांग्रेस अलायंस या बीजेपी अलायंस। तो हम लोग तो कांग्रेस से, आज भी कांग्रेस के साथ है, ऐसा थोड़ी। ये बात तो है। अगर तमाम बीजेपी पर, मैं बीजेपी से अगर मुसलमान अलग है और वो जिन दलों के साथ है, उन दलों को, नेताओं की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि 20% मुसलमानों को उनके हक अधिकार की आवाज वो उठाएं। मेरी बात का मतलब समझिए। मैं चाहता हूं कि इस देश में जो संवैधानिक जो लड़ाई है वो मजबूत हो। इस देश का संविधान धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव की बात नहीं कहता है। इस देश का संविधान, जिनके साथ अनटचेबिलिटी हुआ है, आपको समझना पड़ेगा ये बात, और ये बात तभी समझेंगे जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे। न मैं किसी जाति के खिलाफ हूं, न मैं किसी धर्म के खिलाफ हूं, मैं संवैधानिक व्यवस्था के साथ हूं। और इस देश में संवैधानिक व्यवस्था है अनटचेबल, सोशल बैकवर्डनेस, एजुकेशनल बैकवर्डनेस, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, उनको रिजर्वेशन का प्रावधान है। और वो हर धर्म के लोग SC ST OBC हैं। सिख धर्म के भी लोग हैं, मुस्लिम इस्लाम को मानने वाले भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी है। मैं आपको बता दूं, क्रिश्चियन भी शेड्यूल ट्राइब में है, मुस्लिम शेड्यूल ट्राइब और OBC में है, हिंदू जो है वो SC ST OBC हैं, बुद्धिस्ट जो है वो SC भी है, OBC भी है। तो ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशनली बहस है, संवैधानिक बहस है। और सवाल है कि क्या संवैधानिक हक अधिकार की रक्षा नहीं होनी चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज SC ST OBC, जो हिंदू SC ST OBC है, वो बीजेपी से इसलिए कट रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि उसका संवैधानिक अधिकार खत्म हो रहा है। आप लोग बताइए कि मुस्लिम समाज क्यों कट रहा है बीजेपी से? संवैधानिक अधिकारों की वजह से या धार्मिक वजह से? पहली बात। और दूसरी बड़ा सवाल जो इन्होंने कहा, मुद्दा कुछ और था, इन्होंने डाल दिया। फिर भी मैं कह रहा हूं सबकी बोलने की का सम्मान होना चाहिए। क्या जिन दलों के साथ मुस्लिम खड़े रहे, क्या उन दलों ने उनके साथ न्याय नहीं किया है? और नहीं किया है तो अब मुस्लिम क्या करेंगे? सवाल है कि क्या बिना पॉलिटिकल अलायंस के मुस्लिम की सरकार, मुसलमानों की सरकार तो आएगी नहीं।
शेड्यूल कास्ट हो या मुस्लिम्स हो या बुद्धिस्ट हो, चूंकि ये सब जातियां जब मिलती है तो इसी को बहुजन कहते हैं। SC ST OBC के अलायंस को बहुजन कहा गया है। तो सवाल है कि ये सरकारें कब आए, क्योंकि SC ST OBC इस देश में सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। लेकिन एक जो बात कह रहे हैं वो फजील अहमद कह रहे हैं। खतरा ये मंडरा रहा है कि अगर मुस्लिम समाज ये कहता है कि उसके साथ जातिवाद नहीं है, उसके यहां जातिवाद नहीं है, शैक्षणिक पिछड़ापन भी नहीं है, सामाजिक पिछड़ापन भी नहीं है, तो ऐसा ना हो कि इसको आधार बनाकर कोई ये कहे कि फिर आपको आरक्षण की जरूरत नहीं। लास्ट ओपिनियन आप कुछ कहना चाहें? नहीं, आप आरक्षण पे जो बात कर रहे हैं ना, मेरा आप समझ ही नहीं पा रहे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मुसलमान आरक्षण की लड़ाई कभी मुसलमान अपने सवाल पर नहीं खड़ा हुए। CA NRC के 10 साल के अंदर मैंने पहली बार देखा कि CA NRC मुसलमान प्रोटेस्ट करने निकला अकेले अपने दम पर। कोई उसके पहले या उसके बाद कितने लड़के आज जेल में हैं, कितने मुसलमानों को मार दिया गया। सरकार बिल्कुल बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि मुसलमान अपना आंदोलन करे। मुसलमान को नहीं आंदोलन करने देंगे। जो इतने मजबूत दल है, RJD हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, ये लोग इतने मजबूत दल भी नहीं कर पा रहे। तो हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग का सवाल इस बात का आरक्षण, मतलब मुस्लिम अलग थलग पड़ गया है, अलग थलग नर्वस हो गया है इन लोग की वजह से कि जिसके साथ हम इतने साल थे वो लोग खुद ही बीजेपी में चले जाएंगे। अब वो जाना नहीं जाना वो हमारे तय करने से नहीं होगा। हम लोग तो एक जैसे सब लोग आगे अरे जब ये तमाम दलों से आपको कोई फायदा ही नहीं है, क्या रास्ता बनता है आगे चल करके, क्या रास्ता बनेगा वो तो मुसलमान खुद तय कर देंगे। ऐसी बात नहीं है, एक मेरे कहने से नहीं होगा। सब लोग कहेंगे और सब लोग समझेंगे तो जो रास्ता बनेगा बनेगा, उसमें हम भी उनके साथ हैं। ऐसा थोड़ी कि अलग चले जाएंगे। लेकिन जो मानवर कांसीराम का जो 85% का जो सिद्धांत था, हम उसके साथ हैं और हम चाहते हैं कि वो कड़ी मजबूत से जुड़ी रहे। ऐसे देश में सरकारें बहुत आएंगी, बहुत होंगी, और सरकारों के दबाव में आकर के हम अपना गठबंधन ना तोड़ें, अपना सामाजिक रूप से जो हमारा पिछड़ापन, जो हम लोग अनटचेबल, चाहे सामाजिक रूप से हो चाहे धार्मिक रूप से हो, पीड़ा उतनी होती है। चाहे आप धार्मिक रूप से सताए गए हों, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे राजनीतिक रूप से, जिसके साथ छुआछूत भेदभाव होता है, पीड़ा उसकी उतनी ही होती है। मैं इस बात से सहमत हूं। आप भारत का संविधान भी कहता है कि जाति और धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव कानूनन अपराध है। भारत का संविधान कहता है। वही भारत का संविधान आपको कुछ संवैधानिक अधिकार भी देता है। मैं फिर कह रहा हूं, इंसानियत के नाते भी किसी के साथ जाति धर्म के नाम पर, लिंग के आधार पर नफरत करना भी एक तरह का गैर इंसानियत है। अगर आज मुसलमान डरा हुआ महसूस कर रहा है, असुरक्षित महसूस कर रहा है, तो इस देश के लोगों को सोचना पड़ेगा कि क्यों। सवाल तो है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के SC ST OBC को जो रिजर्वेशन मिला है वो इसलिए मिला है कि इन लोगों के साथ सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से और जाति के नाम पर भेदभाव हुआ है। आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है? प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, भारत तभी मजबूत बनेगा जब इस देश के हर नागरिक को का संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहेगा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया। हम लोग की कोशिश किसी को नीचे दिखाना या किसी की तारीफ करना नहीं था। जो समाज में समस्याएं हैं उन पर बात करना बहुत जरूरी है ताकि उन समस्याओं से निजात पाया जा सके। एक बात तो मैं मानता हूं कि आज मुस्लिम समाज अलग थलग पड़ा हुआ दिख रहा है, महसूस कर रहा है, लेकिन आप लोग बताएं उसकी वजह क्या है? धर्म या कुछ और? शुक्रिया।